Welcome to Keval Academy. Now today we will start to DC circuit subject, right? और मैं DC सर्किट में स्टार्ट करूंगा करंट एंड वोल्टेज। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 जैसे भी सीक्वेंस वाइज जा रहा हूं तो अगर आप हो सके तो मैक्सिमम कि आप नोट्स बना लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। अगर आपको 6 मंथ के बाद भी कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो मतलब आप एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होंगे ही और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो आप नोट्स बना लेना। लेक्चर 1 से स्टार्ट करना नोट्स बनाना और सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाना, तो आपको मतलब फ्लो में जाओगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। और अगर फिर भी डिफिकल्टी आए तो हमारा लेक्चर तो यूट्यूब पे रहेगा ही, राइट। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में अगर हम बात करें तो बेसिक में करंट और वोल्टेज आएगा। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, राइट। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि अगर हम लोग करंट और वोल्टेज अगर सही से नहीं जाने डीप में, मतलब क्या करंट है वोल्टेज है, तो फिर अगर इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो हम लोग करंट और वोल्टेज ये मतलब इतना क्लियर कर लेंगे ना कि आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, कोई भी स्पेशल क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। क्यों कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे करंट मतलब देखो बताऊं। अभी तक आपने ऐसा ही सुना होगा करंट की डेफिनेशन कि अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आएगा, कोई भी डेफिनेशन हो करंट की, राइट। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ही क्यों होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है, ये पेन में से क्यों नहीं करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ये सब हम लोग ये मतलब ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी, राइट। मैं मतलब A to Z समझा दूंगा करंट और वोल्टेज। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पहले A to Z देख लीजिए, ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको मतलब प्रॉमिस देता हूं कि ये करंट और वोल्टेज वाला तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों करंट कंडक्टर में ही फ्लो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टिविटी क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, राइट। मतलब हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे, ये टॉपिक तो मैं पूरा कवर कराऊंगा। करंट वाला थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फर्स्ट से देखिएगा और इसमें इतने पॉइंट्स मिलेंगे ना आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने क्वेश्चन आता है ना बेसिक से, ये इसमें से, राइट। मतलब ये पूरा वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा करंट एंड वोल्टेज। चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं करंट, पहले मैं करंट स्टार्ट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करना चाहता हूं तो अगर ये सब्सटेंस है, राइट, ये पेन है, ये भी सब्सटेंस है, ये बोर्ड है सब्सटेंस है, कंडक्टर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है ना कोई भी सब्सटेंस है ना नंबर ऑफ एटम का बना होता है, राइट। सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम्स का बना होता है, नंबर ऑफ। अब भाई एटम्स मतलब इतने छोटे पार्ट्स हैं, मिलियनर मिलियन बिलियन इनफाइनाइट, कितने नंबर ऑफ एटम्स का बना होता है कोई भी सब्सटेंस, राइट। उसका पार्टिकल बहुत, और नंबर ऑफ एटम्स है ना मींस सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम का बना होता है, और एटम है ना, एटम वो 3 चीजों का बना होता है, 1 एटम की बात कर रहा हूं, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम का बना होता है और एक एटम है ना ये 3 चीजों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन है ना उसका चार्ज नहीं होता है, राइट, नो चार्ज, राइट। अगर हम लोग बात करें, चलिए एक और चीज देख लेते हैं, ये चार्ज बताया है तो फिर चार्ज के बारे में थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज होता क्या है, चार्ज के 2 टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अगर हम लोग बात करें कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो पास पास में और 2 नेगेटिव चार्ज हो, सॉरी 2 नेगेटिव, राइट, ये दोनों के मतलब ये दोनों का जो होगा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा पता है, रिपल्जन। मतलब अगर 2 नेगेटिव साथ में है तो रिपल्जन मिलेगा, 2 पॉजिटिव सेम चार्ज साथ में है तो हमें रिपल्जन का रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास ले रहे हैं साथ में तो हमें अट्रैक्शन मिलेगा। मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे हैं अपोजिट तो हमें अट्रैक्शन मिलेगा, रिजल्ट ऑफ, राइट। ये चार्ज होता है, चार्ज के 2 टाइप है, पॉइंट करते रहिएगा।
एकदम बेसिक से जा रहे हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज बताऊंगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, उस हिसाब से चला रहा हूँ, राइट। अभी हमने ये समझ लिया कि सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम का बना होता है और एक एटम ये तीन चीजों का बना होता है, राइट। अभी देखो हम बात करते हैं, ये एक एटम है, ये एक एटम है, राइट। ये यहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट। यहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तो हो गए, एक एटम है ये तीन चीजों का बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड में, थर्ड में, वो हम लोग जानेंगे अब, राइट। देखो मैंने आपको बता दिया कि एटम है, ये एटम है वन, और ये प्रोटॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन यहाँ पे है। जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट में रहेगा, मतलब ये ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको हम लोग कक्षा भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं, राइट। अगर हम लोग देखने जाएं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे मैक्सिमम, थर्ड में कितने होंगे, तो उसकी फॉर्मूला है, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। इसकी फॉर्मूला लिख लीजिए 2n²। पॉइंट टू बी नोटेड कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और n का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, राइट। अगर हम लोग देखने जाएं कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे कितनी भी ऑर्बिट होगी, राइट, जब तक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो समझा रहा हूँ आगे। अगर हम लोग पहले देखने जाए, ये बेसिक से ही जाते हैं, अगर हम लोग देखने जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n², मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये 1 हो जाएगा n, फर्स्ट ऑर्बिट में 2n², राइट, 2। अगर हम लोग सेकंड ऑर्बिट में देखने जाएं तो 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। थर्ड ऑर्बिट में देखने जाएं तो 18 होंगे, राइट। फोर्थ ऑर्बिट में 32। ऐसे हम लोग ऐसे बढ़ते जाएगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे ऑर्बिट में। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 32, राइट। पॉइंट टू बी क्लियर, इतना क्लियर है ना। देखो मैं अभी फिर से समझा देता हूँ कि नंबर कोई भी सब्सटेंस है नंबर ऑफ एटम का बना होता है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, राइट। अभी ये एक एटम है, राइट, ये एटम है। अगर ये एटम देखने जाए तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंटर में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रहेगा। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, राइट। इतना क्लियर है ना, पॉइंट कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे बताता हूँ कि अगर कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम में है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉइंट कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इतना डिफरेंस होगा। मतलब कोई भी एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, राइट। चलिए इतना क्लियर है ना, ये पॉइंट करते जाना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं। अगर ये नहीं याद रखोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये एटम है, इसमें अगर कोई भी एक्सटर्नल ऑर्बिट है, एक्सटर्नल मतलब कोई भी एटम है उसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में अगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल ऑर्बिट। याद रखिएगा, सबसे बाहर वाली मतलब, या अगर कोई एटम है, मतलब कोई एटम है उसकी सबसे बाहर वाली जो, अगर कॉपर है तो उसकी सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर जर्मेनियम है उसके सबसे बाहर वाले मतलब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 होंगे, वो थर्ड हो या फोर्थ हो, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट क्या है वो देखना है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करती है वो देखेंगे। चलो राइट, अभी हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करती है, मतलब कॉपर में ही क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है। हम लोग एकदम बेसिक से जाने वाला है, मतलब आज क्लियर हो जाएगा। राइट, ये तो आपको पता चल गया। चलो अब बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉपर की, अगर मैं किसी को पूछूं कॉपर कॉपर क्या है तो आप लोग तुरंत बोलेंगे ये कंडक्टर है। राइट, अभी चलो कॉपर के बारे में जानते हैं कि ये क्यों कंडक्टर है, मतलब इसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। राइट, तो पहले तो मैं बात करूं कॉपर के, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कॉपर में, वो 29 होते हैं। राइट, जो एक एटम में है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 29 होता है, ये पॉइंट कर लीजिए। मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। राइट, अभी देखते हैं। चलो अगर मैं ऐसे बना दिया तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो बीच में आ जाएंगे, और दूसरी बात इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 29 ही होंगे। राइट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम ही होता है, मैंने पहले ही आपको पॉइंट करवाया। राइट, अभी देखते हैं कि 29 जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन वो कैसे होंगे एक एटम में, कॉपर के, कॉपर का एक एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, फर्स्ट में मैक्सिमम 2, सेकंड में मैंने 2n स्क्वायर के हिसाब से मैंने बताया, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। मतलब अगर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। राइट, अभी हम लोग सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हैं क्योंकि हमें 29 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर अभी 20 मतलब अभी 2 हुए, अभी 27 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। राइट, तो देखिए अभी सेकंड में कितने 8 होंगे, 8 पे फुल हो जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी है ये फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, मतलब यहाँ पे 3 3 4 5 6 7 8, मतलब अभी कितने हुए, 2 आ गए फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 इसमें 8 आ गए। राइट, मतलब 10 हुए, अभी हमें कितने चाहिए 19। अभी देखो थर्ड में कितने आएंगे 18, थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। राइट, थर्ड ऑर्बिट में कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं, 18 प्लस 2 20 प्लस 8 28 ही हुआ, अभी भी और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई अभी एक ऑर्बिट बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक्सटर्नल ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट में। राइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 29। राइट, अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे एक्सटर्नल वाली ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखो, ये ऑर्बिट, ये एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितना, एक ही बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कॉपर का हमने प्रूव कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। राइट, चलिए इतना क्लियर है ना, तो आगे बढ़ते हैं। भाई स्किप मत करना, मजा आ जाएगा। लास्ट में जो टॉपिक होगा ना, मतलब लास्ट में कैसे करंट फ्लो होगा आप देखोगे, मजा आ जाएगा। क्यों, कैसे, मतलब क्यों कंडक्टर में ही फ्लो होता है
वो सब पता चल जाएगा, राइट। अभी देखते हैं, अगर मैं ये है, राइट, ये हमारा कंडक्टर है कॉपर, ये हमारा कंडक्टर है कॉपर, ये रेजिस्टेंस है बीच में, राइट, ये कॉपर है। अभी देखो ये हमारा है ईएमएफ, और वोल्टेज भी बोल सकते हैं, सॉरी वोल्टेज ही बोलिए, वोल्टेज लिख देते हैं सिंपल, तो फिर कंफ्यूजन होगा, राइट। ये हमने एक्सटर्नल सोर्स दिया, राइट। अभी देखिए ये कॉपर है, ये कॉपर कंडक्टर है, राइट, ये कॉपर कंडक्टर है। अभी देखो ये है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ा देता हूं। अभी देखो कॉपर कंडक्टर में कैसा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो मैं बताता हूं, मजा आ जाएगा, राइट। ये कॉपर ही है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बढ़ा दिया है, ये सिर्फ कॉपर ही है, उसके अंदर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया कॉपर क्या हुआ, सब्सटेंस ही है ना। सब्सटेंस क्या होता है, नंबर ऑफ एटम का बना होता है, ये नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम किसके बने होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे, ऐसे होता है ऑर्बिट में, मतलब ये ऐसे, ये एटम्स का नंबर ऑफ एटम हम भी नहीं जानते, बिलियन मिलियन में होते हैं, राइट, राइट। अभी देखो मैंने अभी कॉपर का मैंने बताया, कॉपर का मैंने ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट थी उसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन था, सब में मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, सबसे बाहर वाला ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 18 थे, और यहाँ पे 1 था एक्सटर्नल फोर्थ ऑर्बिट में, राइट। अभी देखिए, अभी इसमें देखिए एक चीज बताता हूँ, अगर ये है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये सेंटर के साथ है ना स्ट्रांगली अटैचमेंट होगा इसका, मतलब बहुत स्ट्रांगली, वो मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा, एक्सटर्नली फोर्स मिलेगा ना तो भी, मतलब उसको ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा, मतलब ये स्ट्रांगली अटैचमेंट है, उसको है ना अगर ये अलग करना है इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, मतलब ये बहुत स्ट्रांगली अटैच है। और ये सेकंड है, वो उससे, ये जितना स्ट्रांगली अटैच है ना उससे तो थोड़ा कम ही स्ट्रांगली अटैच होगा, मतलब ये थोड़ा दूर हो गया, वो थोड़ा स्ट्रांगली कम अटैच होगा। ये थर्ड वाला ऑर्बिट है, वो ये सेकंड वाले से थोड़ा कम होगा स्ट्रांगली अटैचमेंट इसका, इसके साथ स्ट्रांगली अटैचमेंट कम हो जाएगा इसका। फर्स्ट का बहुत ज्यादा होगा, सेकंड का थोड़ा कम, थर्ड का उससे थोड़ा कम, और फोर्थ का फिर कम होते चला जाएगा। जो अटैचमेंट होता है सेंटर के साथ वो मतलब स्ट्रांगली अटैचमेंट नहीं होता है, दूर अगर जैसे जैसे दूर चले गए फिफ्थ ऑर्बिट सिक्स ऑर्बिट तो उसका सेंटर के साथ मतलब वो जो मैंने क्या बोला अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा, राइट। अभी चलिए ये देखते हैं, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी ऐसा समझो कि ये सिंपल कंडक्टर है, राइट, और मैंने कुछ दिया नहीं, ये सप्लाई नहीं दिया है, राइट। तो इसमें तो ये जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा एक्सटर्नल, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे सेम ऐसा ही, मतलब मैंने बनाया नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सटर्नल ऑर्बिट बता रहा हूँ, राइट। ये कॉपर हो गया, राइट, ये एटम हो गया, और एटम किसके बना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे है सेंटर में, राइट। अभी देखिए कि अभी मैंने कुछ सप्लाई दिया नहीं है तो सिर्फ ये मूव नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, राइट, मतलब ऐसे स्टेबल रहेंगे, राइट। अगर मैं एक्सटर्नली यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ, अगर मैं एक्सटर्नली सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ से ईएमएफ अगर मैंने दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट, ये यहाँ कंडक्टर में ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये भी कंडक्टर ही है और ये भी कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो ये स्ट्रांगली अटैचमेंट नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्ट्रांगली अटैचमेंट नहीं होगा, वो एक्सटर्नल वाला मैंने जैसे आपको बताया, ये वाला बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होगा, वो वीक अटैचमेंट होगा सेंटर के साथ, राइट, ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट, ये वीक अटैचमेंट होगा। तो अभी क्या होगा कि अगर हम लोग ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, ये है ना, मतलब ये फ्री होने की ट्राई करेगा, ये इसको अगर हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया तो ये फ्री होने की ट्राई, ये थोड़ा मूव करेगा, ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ऐसे ऐसे जो एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे मूव करेंगे ऐसे। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिए, मतलब ईएमएफ दिया, वोल्टेज वही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर उसका फोर्स हम एक्सटर्नली दिया तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करने लगेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वो फ्री होने लगेगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तब करंट फ्लो होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये फ्री होने लगेगा क्योंकि ये स्ट्रांगली अटैच नहीं है, तो ये फ्री होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, ये तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंस में एटम सब्सटेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। हमने फोर्स दिया तब एक्सटर्नली, मतलब ये ईएमएफ दिया तब, राइट। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो करंट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कॉपर में करंट फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंडक्टर ही है। ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया है सिर्फ। अभी देखो ये करंट फ्लो होने लगा, सिंपल। अब करंट फ्लो होने लगा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेक्चर छोड़िएगा नहीं, पूरा समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने खत्म नहीं किया है अभी, राइट। अभी देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं आर्गन। आर्गन क्या है पता है, ये है ना इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है पता है, 18। ये आर्गन इंसुलेटर है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, राइट। चलिए अब लोग हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। देखो भाई 18 है, पहले में 2 रख दिए आंख बंद करके, दूसरे में 8 रख दिए। उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी दूसरी ऑर्बिट के है वहां 8 है, राइट। 2 + 8 10 हो गया। अभी कितना बच रहा है, 18 में से 10 गया तो अभी भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई थर्ड ऑर्बिट की लिमिटेशन कितनी है, 18 है, तो हम लोग 8 तो रख सकते हैं, राइट। देखो भाई अभी देखो इसमें एक्सटर्नल ऑर्बिट क्या हुआ, ये वाला हुआ थर्ड वाला, बाहर का, सबसे बाहर का। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए। देखो 2 + 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 हो जाएगा। पॉइंट करते रहिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। पॉइंट मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, राइट। तो अगर हम लोग वही एग्जांपल दे कि भाई ये आर्गन है, ये आर्गन है, आर्गन, और इसके एक्सटर्नल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी देखो पहले सप्लाई नहीं दिया तो स्टेबल है, अगर हमने सप्लाई दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है वो स्ट्रांगली अटैचमेंट होगा, सेकंड वाला थोड़ा वीकली, थर्ड वाला उससे ज्यादा वीक। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल में बढ़ते जाते हैं तो वो कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो ये अटैचमेंट है ना, ये पास पास में ज्यादा अटैचमेंट करेंगे, तो मतलब ये स्ट्रांगली अटैचमेंट हो जाएगा। अगर स्ट्रांगली अटैचमेंट हो गया तो मैंने आपको बोला कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो वो भाई फ्री हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री हो सकता है, लेकिन ये 8 है तो ये मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, ये फ्री नहीं होगा। हम लोग कितना भी फोर्स दे देंगे फ्री नहीं होगा, राइट। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा फिर, राइट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, या अगर ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ फ्री नहीं होगा तो फ्लो फ्लो ही नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्लो नहीं करेगा, ये भी फ्लो नहीं करेगा, तो भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, नो करंट पास। अगर नो करंट पास तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, इंसुलेटर बोलेंगे, राइट। हम लोग उसे इंसुलेटर बोलेंगे। चलो अब मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं इससे सिंपल, कि हम लोग कौन से कंक्लूजन पे आते हैं।
बात तो वही बात इतनी तो समझ में आ गया ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहा तो वो इजीली मूव करेगा। अगर इजीली मूव करेगा तो उसका मीनिंग क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वन रहा तो इजीली मूव करेगा। अगर इजीली मूव करेगा तो मतलब उसमें से इजीली करंट फ्लो करेगा। इजीली करंट फ्लो करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई कंडक्टर, मतलब हाई कंडक्टिविटी। सिंपल। अगर दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके कंपेयर में अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली है तो थोड़ा फोर्स ज्यादा लगेगा मूव करने के लिए, फ्री होने के लिए, तो उसकी कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। लो कंडक्टिविटी मतलब इसके कंपेयर में लो। थ्री हो जाएगा तो इससे सेकंड वाले से लो कंडक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि थ्री है तो मूव करने के लिए फोर्स थोड़ा ज्यादा चाहिए, राइट। तो हम लोग एक कंक्लूजन पे ऐसे पहुंचे हैं कि अगर एक्सटर्नल में अगर एक से तीन इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हुए एक्सटर्नल में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, अभी 4 में क्या होता है पता है, अगर हम लोग जर्मेनियम का देखें, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, राइट। तो अगर सेमीकंडक्टर है तो उसका 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 18 और 4, राइट। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अभी भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 1 से 8 के बीच में होता है ऑलवेज। ये भी पॉइंट कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 के बीच में ही होगा एक्सटर्नल वाले में, राइट। अगर 1 से 8 के बीच में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 4 है तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंडक्टर, मतलब अगर हम लोग ईएमएफ एक्सटर्नली सोर्स दे रहे हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है बाहर के कक्षा में, मतलब एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये अगर हम लोग यहाँ से फोर्स दे रहे हैं ईएमएफ का, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये फ्लो करेगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये नहीं फ्लो करेगा, फ्लो कर भी सकता है, नहीं भी फ्लो कर सकता है। मतलब वो है टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग ये क्या बोलेंगे, कंडक्टर भी है थोड़ा, इंसुलेटर भी है, इसे हम लोग सेमी कंडक्टर बोलेंगे, राइट। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तो हम लोग उसे सेमीकंडक्टर बोलेंगे, राइट। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 या 8 हुए, राइट, तो हम लोग उसे इंसुलेटर बोलेंगे। क्यों इंसुलेटर बोलेंगे, मैंने जैसे बताया कि अगर एक्सटर्नल में ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो वो स्ट्रांगली अटैचमेंट उनके बीच में ज्यादा होगा, तो मतलब स्ट्रांगली अटैचमेंट बढ़ जाएगा। स्ट्रांगली अटैचमेंट बढ़ जाएगा तो हम लोग फोर्स भी देंगे तो भी वो फ्लो नहीं करेगा, फ्री नहीं होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री नहीं होगा, फ्लो नहीं करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो वो क्या बोलेंगे, हम इंसुलेटर बोलेंगे, राइट। मतलब इतना तो क्लियर हो गया, राइट। ये पॉइंट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, सॉरी, कंडक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। पॉइंट पॉइंट नोटेड, ये नोट कर लीजिए। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अगर भाई 1 इलेक्ट्रॉन हुआ वैलेंस में तो कंडक्टिविटी हाई हुई ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए बाहर एक्सटर्नल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो कंडक्टिविटी 1 से तो लो ही हो जाएगी ना। अगर हमें एमसीक्यू आ सकता है, चलो एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, मतलब एग्जाम में एमसीक्यू ऐसा आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि चलो कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी, कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी, राइट। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी हाई होगी, ए है 1 2 3,
बी सी डी 4 किसकी कंडक्ट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। हाई कंडक्टिविटी किसकी होगी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया वही है सेम, कि अगर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा तो उसकी कंडक्टिविटी ये तीनों से तो हाई ही होगी ना, ये तो सेमीकंडक्टर हो गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उससे तो वन वाला इजीली फ्लो करेगा, तो उसकी हाई कंडक्टिविटी होगी ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि कंडक्टिविटी कौन किसकी हाई हो सकती है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वन है उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, टू है या फोर है, सिंपल आंसर वन आएगा। हाई कंडक्टिविटी किसकी है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। मतलब भाई इतना तो क्लियर हो गया होगा सबका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टिविटी कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और करंट कब फ्लो करेगा, राइट। जस्ट रिफिल कर लीजिए, मेरे को रिफिल करने दीजिए। अब हम लोग जाएंगे कन्वेंशनल करंट की तरफ, राइट। इतना तो पता चल गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, राइट। अब हम लोग बढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट की तरफ। अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें कन्वेंशनल करंट, राइट, देखिए ये बैटरी हो गया, ये कोई एलिमेंट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव। मैंने उसमें बताया था कि ये पॉजिटिव अगर हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे, अटैच करेगा, इसीलिए ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो करंट बोलते हैं, राइट। अभी देखिए कन्वेंशनल करंट की बात करें तो एक्चुअली इसके पीछे एक थियरी है कि 17 टू 18 सेंचुरी में बेंजामिन, एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता लेकिन शायद ऐसा ही नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और 17 टू 18 सेंचुरी में तो उन्होंने क्या बताया था कि तब इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन फाउंड नहीं हुआ था, तब की बात है। तब उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, राइट। तब ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उन्होंने ऐसा बताया था कि करंट पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, ऐसा ऐसे करंट फ्लो होता है, राइट। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, राइट, ऐसा उन्होंने बताया था, राइट। तब इलेक्ट्रॉन फाउंड नहीं हुआ था, उस पहले की बात है 70 टू 80 सेंचुरी, राइट। तब ऐसी थियरी थी, राइट। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जे थॉमसन, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट है जे थॉमसन, तो उन्होंने क्या बताया कि तब इलेक्ट्रॉन फाउंड हुआ 19th सेंचुरी में, तब इलेक्ट्रॉन फाउंड हुआ, तब पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, राइट। 19 देखो 17 टू 80 सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि भाई ये जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, राइट। लेकिन भाई 19th सेंचुरी में जब हम मतलब एक साइंटिस्ट ने तब बताया, तब पता चला कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है और वो तो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। भाई देखो ना ये सिंपल कि ये
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ अटैच होगा पॉजिटिवली। मतलब देखो इन्होंने जो बताया और इन्होंने बताया ये तो उल्टा हो गया, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, और ये इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मतलब ये दोनों का अपोजिट हो गया, राइट। अभी देखो अब ये लोग को तो पता चल गया साइंटिस्ट को कि ये नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये लोग मतलब अगर थियरी चेंज करते, अगर ये वाली थियरी चेंज कर देते कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये इनकी थियरी अगर चेंज कर देते तो पूरा फिजिक्स उनको चेंज करना पड़ता, राइट। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर थियरी चेंज करनी हो तो उसके लिए फिर पूरा फिजिक्स चेंज करना पड़ता, वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन किया, राइट। उन्होंने एक कंक्लूजन किया कि देखो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बोला है ना कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, वो हम ऐसा ही रखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हम रखते हैं करंट फ्लो होगा। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। और हम लोग ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला वो करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन क्या आया निकल के इसमें से कि ये जो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होंगे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव होंगे, राइट। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या आया, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा। मतलब डिफरेंस क्या आया कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड, राइट। और हम जो करंट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो यही बोलते हैं, ये वाला। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट की एकदम अपोजिट साइड में है, राइट। इतना याद रखना, कन्वेंशनल करंट यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसकी अपोजिट साइड से जो करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। मतलब ऐसे ये, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है उसको, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, वो हम लोग कन्वेंशनल करंट ले लिए, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। ये थियरी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करंट में ये पूछ सकता है आपको इंटरव्यू में कि चलो भाई बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और करंट की डायरेक्शन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चलो बताइए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई आप तो आप ये बता दिए कि फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन, गलत हो जाएगा, आप वहां से निकाले जाओगे, राइट। सिंपल है भाई, कि मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी, राइट। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शनल अपोजिट साइड होगी, और क्यों अपोजिट साइड होगी उसके पीछे ये थियरी है, ये बहुत जानना जरूरी है। एक्चुअली हम लोग इतना ही देखते हैं, बुक में भी इतना ही दिया होता है कि कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है, लेकिन क्यों अपोजिट साइड है उसके पीछे का ये रीजन है, ये दो साइंटिस्ट का, राइट। चलिए तो फिर ये भी क्लियर हो गया। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जा रहा है, मैं वही देखने गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप लोग ये वीडियो देखोगे। अगर जिसको डेडिकेशन है, कुछ करना है, वो वीडियो ये ऑब्वियसली देखेगा, राइट, कि कुछ करना है। अभी मैं लास्ट में एक बात और बताऊंगा, अभी मतलब थोड़ा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इसमें बीच में। अभी देखो, करंट करंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी ये चार्ज है, इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम, और ये टाइम, राइट। ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में।
ये अब हम लोग जा रहे हैं करंट के, करंट में, करंट अभी तक करंट क्यों कैसे फ्लो होता है वो सीखा, आप लोग हम लोग थोड़ा टेक्निकली जाते हैं, राइट। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं इन शॉर्ट डेफिनेशन में, टेक्निकल लैंग्वेज में, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। बहुत सारी डेफिनेशन है करंट की, मतलब वो तो आप बुक में से भी देख लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, क्यू बाई टी, क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, टी क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, राइट। मतलब अगर हम लोग करंट का यूनिट देखने जाए तो क्या होगा, कूलम पर सेकंड, राइट। कूलम पर सेकंड ये इसका यूनिट हुआ करंट का, और उसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर, इसको हम लोग एम्पियर भी बोल सकते हैं, राइट। ध्यान से देखना, ये चार्ज है, ये टाइम है, ये कूलम इसका यूनिट हुआ, इसका टाइम, राइट। अगर मैं बोलना चाहूं वन, ये करंट का क्या हुआ, एम्पियर, अगर एक कूलम एक सेकंड, एम्पियर और करंट, अगर देखो एक कूलम एक सेकंड में फ्लो हो, मतलब एक वन चार्ज ऑफ कूलम एक सेकंड में फ्लो हो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कॉपर है, समझ लीजिए। अगर एक सेकंड में यहां से वन कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वन एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ऐसा हम लोग बोलेंगे, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं, कि वन एम्पियर किसे बोलेंगे, वन एम्पियर करंट कब फ्लो हुआ हम कैसे बोलेंगे, कि एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो हो कंडक्टर में से, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे वन एम्पियर करंट फ्लो हुआ, राइट। इतना क्लियर है ना करंट का, ये सब क्लियर है ना, मैंने डेफिनेशन तो पहले लिखा था, और डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएगी, और मैं रेफरेंस बुक सेंड करूंगा, राइट, जो इजी रही टेलीग्राम चैनल पे। अभी देखो मैं बता दूं, ये सब नोट्स कर लीजिएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट टू बी नोटेड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602। अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव आएगा, राइट। मैंने पहले बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आता है, राइट, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये जो है नेगेटिव। अभी देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन में इतना ही फर्क है, मैंने बताया था नंबर ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये कूलम तो हो ही गया, इतना क्लियर है ना भाई, इतना क्लियर है। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इतना कूलम होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना कूलम, सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का। अगर हम लोग देखने जाए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखने जाएं तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो ये नेगेटिव निकल जाएगा, राइट, नेगेटिव निकल जाएगा अगर मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का निकालना है तो हम लोग, तो ये क्या होगा, ये नोट कर लेना। ये क्यों नोट कर लेना मैं बताऊंगा अभी, जस्ट 1 मिनट, अब आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये समझाया। ये शायद ही आपको बुक में मिले, आप इसमें ही कंफ्यूज होते रहते हो कि ये नेगेटिव आएगा, कहीं तो पॉजिटिव दिया है कहीं नेगेटिव दिया है, लेकिन याद रखो भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही आएगा, अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं अभी देखो अभी मैं बताता हूँ, अगर मुझे फाइंड करना है वन कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कूलम तो यहाँ रहेगा, राइट, वन कूलम,
अगर 1 कूलम फाइंड करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन ये यहां पे आ जाएगा, राइट। मतलब अगर आपको 1 कूलम फाइंड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन के अपॉन ये हो जाएगा, राइट। अगर 1 कूलम फाइंड करना है तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 1.624 इंटू 10⁻18 आएगा इलेक्ट्रॉन। ये भाई ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसमें और इसमें ही कंफ्यूज होते रह जाओगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कूलम, ये 1 कूलम इज इक्वल टू इतने, ये आप कर ही लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना कूलम आएगा, अगर 1 कूलम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतने होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये भी बोलूं कि 1 किलो कूलम इज इक्वल टू कितने प्रोटॉन होते हैं तो ये भी सेम ही आएगा, राइट। क्यों सेम आएगा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन निकालू तो ये तो यही आएगा ना सेम, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ना, तो 1 कूलम इज इक्वल टू अगर मैं प्रोटॉन निकालना चाहूँ वो भी इतना ही आएगा। आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, आप ये सोचोगे कि 1 बाई माइनस क्यों नहीं रखा, तो उसके पीछे का ये रीजन है, राइट। मैग्नीट्यूड हमें रखना है, समझ रहे हो आप, ये क्लियर कर लेना, इतना लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब मैंने सब कुछ साथ में बता ही दिया है, ईएमएफ और ये सब क्या होता है, कि कैसे हम लोग एक्सटर्नली फोर्स देते हैं। देखो हमने वो कंडक्टर में, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, मैंने आपको वहां पे बताया कि वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कि अगर हमने फोर्स दिया एक्सटर्नली तब जाके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। वो ऐसे कंडक्टर था, ये कंडक्टर था और यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया था पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो ये क्या था, हमने एक्सटर्नली फोर्स दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यही तो वोल्टेज है भाई। मतलब मैं ये जब पढ़ा रहा था सब उसमें सब कम आ रहा था, वोल्टेज भी आ रहा था, करंट भी आ रहा था, राइट। अभी देखो अगर ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉपर है, राइट। तो अगर ये यहाँ पे हमने सप्लाई नहीं दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं फ्लो होगा, स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं होगा, वो फ्लो करेगा ही नहीं। तो हम लोग जो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे इलेक्ट्रो एक्सटर्नली, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। यही तो ईएमएफ है भाई, कि ये ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एक्सटर्नली हम लोग ने दिया, उसी के तो हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आया। अभी मैं बताता हूँ, एक चीज लिखता हूँ आपको समझ में। ईएमएफ causes flow of current in circuit। ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है, हम उसे तो वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज का अगर देखा जाए, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब भाई वर्क डन क्या है, वर्क डन का यूनिट क्या है बताइए, वर्क डन का यूनिट जूल है, जूल। और चार्ज का यूनिट हमने देखा कूलम, राइट। हम ही इसे इस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को तो हम लोग वोल्ट बोलते हैं। पॉइंट करते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वर्क डन अपॉन चार्ज, वोल्टेज का फॉर्मूला है ये, और उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट, दो में से एक। अभी हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट कब बोलेंगे, कि अगर 1 जूल वर्क होगा, देखो
एक चार्ज कूलम के लिए अगर हमने एक कूलम चार्ज के लिए 1 जूल वर्क हो तो हम लोग बोलेंगे कि 1 वोल्ट, तब 1 वोल्ट हुआ, राइट। 1 वोल्ट वोल्टेज हुआ, राइट। 1 वोल्टेज, मतलब इसको तो वोल्टेज भी बोलेंगे। 1 वोल्ट वोल्टेज हुआ कि एक कूलम के लिए 1 जूल कार्य हो, मतलब वर्क वर्क वन, ये देखो 1 कूलम और ये 1 जूल, राइट। जब 1 कूलम हो तो 1 जूल वर्क हो तो हम लोग बोलेंगे कि 1 वोल्ट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 वोल्ट हुआ, राइट। मतलब ये क्लियर है। अभी हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे तो मैंने बताया कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ। ये 50 मंजिला इमारत है और ये 20 मंजिला। अगर इसके बीच में हम लोग डिफरेंस निकाले तो क्या निकलेगा? 50 माइनस 2 20 30, राइट। सेम अगर ये रेजिस्टेंस है और हमने यहाँ पे 50 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया, राइट। तो ये ए है और ये बी है, राइट। ये ए पॉइंट हुआ, हमने ए नोड पॉइंट, ये बी पॉइंट हुआ और ये रेजिस्टेंस है। तो हम लोग वी ए बी कैसे फाइंड करेंगे? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मतलब ये क्या है? 50 वोल्ट, ये क्या है? 20, तो क्या हुआ? 30 वोल्ट, राइट। 30 वोल्ट हमारा आया। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि दो पॉइंट के बीच का हम लोग डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसी मतलब उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसे हम लोग यही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वही बोलते हैं कि वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, राइट। ये क्या हुआ? इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया 30 वोल्ट, मतलब ये भी मतलब चेंज इन डेल्टा। ये क्या हुआ? चेंज इन डेल्टा, ये, राइट। वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वो दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज आएगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्योंकि मैंने भाई फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये जो नाम है उसी में हमको मतलब निकल जाता है डेफिनेशन कि भाई दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, वही उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, उसी में आ जाता है, राइट। और देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? दोनों का एकम तो वोल्ट ही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को पीटी लिखा है। दोनों का यूनिट तो सेम है, यूनिट वोल्ट, राइट। दूसरा डिफरेंस अगर देखने जाए, ईएमएफ का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका यूनिट वोल्ट हुआ, इसका यूनिट भी वोल्ट हुआ, सेम ही हुआ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है कि हम लोग करंट फ्लो कराने के लिए जो एक्सटर्नली फ्लो हम लोग देंगे कि ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, ईएमएफ कॉसेस फ्लो ऑफ करंट, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। मतलब ये क्या हुआ? रीजन हुआ, ये ईएमएफ रीजन हुआ। ईएमएफ रीजन क्यों हुआ? कि ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। अगर हम लोग ये एक्सटर्नली मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं देंगे बाहर से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो इफेक्ट है। इफेक्ट मींस अगर दो पोटेंशियल के बीच में हम लोग मेजर कर रहे हैं, दो पोटेंशियल के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस मेजर, अगर यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो ये 0 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये इफेक्ट है वन टाइप ऑफ। ईएमएफ रीजन है। रीजन क्यों है? कि ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है कि ये दोनों के बीच में जो आंसर आएगा वो इफेक्ट है, राइट। समझ रहे हो आप? मतलब ये इन सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? कि करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग जो फोर्स देंगे एक्सटर्नली, उसे हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। और दोनों का एकम भी वोल्ट ही है।
राइट। अगर हम लोग उसकी मतलब करंट की वोल्टेज की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की, लिख लेना है। टेक्निकली बुक में भी बहुत तरीके से होगी और सभी राइट होती है, ऐसा कुछ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल लोकेशन व्हेन वर्क डन अपॉन इक्वल टू चेंज in potential। इतना क्लियर है ना? ये फॉर्मूला मतलब ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ये है ना, मतलब सब बुक में अलग अलग मिलेगी और सभी सही रहती है। मतलब मैंने बताया कि पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है, डेफिनेशन तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा, वो कोई काम का नहीं है। अगर इंटरव्यू में कुछ अगर बता दिया कि चलो भाई ये ईएमएफ क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मुझे डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? इसके लिए मैं सब समझा रहा हूँ, राइट। ये लिख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना कंप्लीट हुआ। मैंने बताया करंट और वोल्टेज, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया है, राइट। करंट का फॉर्मूला ये सब मैंने, और वोल्टेज वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मतलब आज का जो मैंने सेशन चलाया, अब देखो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे भी नहीं पता है कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने पूरा अपना एफर्ट दिया और मैंने आपको प्रॉमिस भी दिया है कि अगर कोई भी क्वेरी होगी तो वो मैं सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट टाइम लेक्चर में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। तो आप लोग क्या करना कि कमेंट में रिव्यू जरूर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सही से नहीं पढ़ा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर आपको अगर रिव्यू देना है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, कि आप रिव्यू, अगर खराब भी रिव्यू होगा ऐसा मत सोचना कि मुझे खराब लगेगा। आप मतलब आप बिंदास रिव्यू दे सकते हो, मुझे कोई खराब नहीं लगेगा। मतलब मैं इंप्रूवमेंट लाऊंगा उस चीज में, दूसरे लेक्चर में मुझे पता चलेगा मुझे क्या इंप्रूव करना है और मुझे मेरी टीचिंग स्किल कैसी है। मतलब आपको जो भी अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, वो पहला लेक्चर है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा रिव्यू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे रिव्यू दे दीजिएगा, राइट। और दूसरी बात कि अभी अभी है ना एसएससी डिप्लोमा के लिए रिक्रूटमेंट आई है जेई की। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था इंट्रो में कि अगर मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं तो उसकी प्रिपरेशन सब साथ में ही चलेगी। मतलब बेसिक की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं कराऊंगा तो सब कुछ आया मेरे में से आएगा। बेसिक की बात कर रहा हूं कि मेरे में से आएगा ही। मतलब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई ऐसा मान लो। अगर आप बीई में हो तो आप नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो जाओगे एसएससी जेई के लिए। अगर नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो जाओ, अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोचो बेनिफिट कितना मिलेगा एसएससी जेई में। क्योंकि उसमें अगर 100 मार्क का इलेक्ट्रिकल आ रहा है, पहला पेपर 200 मार्क का, 100 मार्क का इलेक्ट्रिकल आ रहा है, और इलेक्ट्रिकल में से अब अगर हमने 90 स्कोर कर लिया तो ये अगर इलेक्ट्रिकल में 90 स्कोर, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद एग्जाम दिए। अगर आपने 90 का मतलब, तब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं थी, मैं प्रिपेयर भी नहीं था, मैंने ऐसे ही, लेकिन मैंने देखा था क्वेश्चन इजी। तो इसमें से अगर 90 आ गए तो हमें बाकी के 100 मार्क्स के पेपर में कम मार्क्स लाएंगे तो भी हमारा मेरिट में नाम आ जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब आप अगर अभी से प्रिपेयर हो, अगर डेडिकेशन है तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए ये प्रिपरेशन। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ एसएससी जेई, ऐसी तो बहुत इलेक्ट्रिकल की एग्जाम आएगी, राइट। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है ना अभी, वो तो भर ही दीजिए, जो अभी बीई कर रहे हैं, डिप्लोमा कंप्लीट है। 100 रुपया फीस है सिर्फ ऑनली। और SSC.nic.in पे जाके आप लोग मतलब वो सब कर सकते हो। और वो मैं नोटिफिकेशन वाला लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन मतलब सॉरी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और जो बाकी है टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए, वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया कि खास वो रिव्यू दे देना, राइट।